कम्युनलिज्म, साम्यवाद। साम्यवाद की पहली स्टेज इसको देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेज लिबरल स्टेज, उदारवादी स्टेज आती है पहली इसकी। इट इज द बिलीव दैट पीपल हु फॉलो सेम रिलीजन, ये एक प्रकार का ऐसा विश्वास है कि वो लोग जो एक ही धर्म को मानते हैं, हैव कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट, उनके सभी के एक ही प्रकार की सेक्युलर इंटरेस्ट होती है। दैट इज पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी समान होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी समान होगा, सोशल इंटरेस्ट भी समान होगा और कल्चरल इंटरेस्ट भी समान होगा। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दिवाली सभी मनाते हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म के लोग रमजान सभी मनाते हैं, तो उनका सेम इंटरेस्ट होगा, सेकुलर इंटरेस्ट होगा। ये पहली स्टेज है साम्यवाद की। इट इज द फाउंडेशन ऑफ कम्युनल आइडियोलॉजी, यह साम्यवादी विचारधारा की नींव है। ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिस नींव के आधार पर सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आर क्रिएटेड, जिस नींव के आधार पर सामाजिक राजनीतिक समुदाय या फिर धर्म पैदा होते हैं, धर्म के आधार पर। ठीक है, सेकंड स्टेज, जैसे कई बार बोला नहीं जाता कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। ठीक है, एक समान विचारधारा वाले लोग। सेकंड स्टेज मॉडरेट लिबरल फेज। सेकंड स्टेज पे क्या होगा, सेकंड स्टेज आती है मॉडरेट लिबरल फेज आता है। पहले तो लिबरल थी, उदारवादी थी, अब लिबरल इतनी ज्यादा नहीं, लिबरल कम होगी, मॉडरेट टाइप का लिबरल हो गया। इट रेस्ट ऑन ए नोशन, यह एक ऐसे विचार पर रेस्ट करती है, निर्भर करती है, दैट की इन ए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, एक बहुधार्मिक समाज में, लाइक इंडिया, भारत जैसे समाज में, द सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक रुचियां ऑफ द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स की, अनुयायियों की, ऑफ वन रिलीजन, किसी भी एक धर्म के अनुयायियों की ये जो रुचियां हैं, आर डिसिमिलर, ये सिमिलर नहीं होगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, क्योंकि जो समाज है वो मल्टी रिलीजियस हो चुका है, सबकी एक जैसी रुचि नहीं होगी। एंड डाइवर्जेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ अनदर रिलीजन, और वो जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं उन उनसे अलग प्रकार की इनकी रुचि होगी। थर्ड स्टेज एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, तीसरी जो स्टेज होगी वो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की होगी। ठीक है, वो अत्यंत साम्यवाद की होगी। दिस स्टेज इज रीच्ड व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स और कम्युनिटीज आर सीम्ड टू बी म्यूचुअली इनकम्पैटिबल, एंटागोनिस्ट एंड होस्टाइल। यह स्टेज तब पहुंच जाती है जब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग समुदायों के लोग एक दूसरे से अयोग्य समझते हैं, एक दूसरे को इनकम्पैटिबल समझते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, शत्रुता की भावना रखते हैं। तब तीसरी स्टेज आती है साम्यवाद की। Thus the communalist assent that Hindus and Muslims cannot have common secular interest, इसीलिए जो साम्यवादी लोग हैं वो यह बात करते हैं कि हिंदुओं के और मुसलमानों के एक जैसे धार्मिक रुचियां नहीं हो सकती, एंड देयर सेकुलर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी अपोज टू ईच अदर, और उनके जो धार्मिक रुचियां हैं वो एक दूसरे से विरोध में रहेंगी। ये बताइए तीसरी स्टेज में। Therefore, इसलिए कम्युनलिज्म इन बेसिकली अबव ऑल एन आइडियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ विच कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड। इसलिए साम्यवाद एक प्रकार की सबसे ऊंची विचार, ऐसी विचारधारा होती है जिस विचारधारा के ऊपर जो साम्यवादी पार्टियां हैं, राजनीति जो है वो आधारित होती है। साम्यवादी राजनीति का मतलब राजनीति ऐसी जो धर्म के आधार पर हो, साम्यवाद के आधार पर, समझ गए वो। मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट बिफोर 1937, 1937 से पहले बहुत से जो साम्यवादी लोग थे, लाइक हिंदू महासभा, जैसे कि हिंदू महासभा हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी है, धर्म के आधार पर है, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, फंक्शन विद इन द लिबरल मॉडरेट कम्युनल फ्रेमवर्क, इन्होंने अपने आप को एक लिबरल मॉडरेट कम्युनल फ्रेमवर्क के अंदर रह करके काम किया है। मतलब सेकेंड स्टेज के
कम्युनलिज्म में रह करके काम किया है। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म इज बेस्ड ऑन फियर एंड हेट्रेड। जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है, मतलब जो तीसरी स्टेज है कम्युनलिज्म की, वो डर पर और नफरत के ऊपर आधारित है। एंड हैड ए टेंडेंसी टू यूज वायलेंस, और इस स्टेज में हिंसा को प्रयोग करने की एक प्रवृत्ति होगी। ऑफ लैंग्वेज के प्रति हिंसा, डीड और बिहेवियर, अच्छे कर्मों और व्यवहार के प्रति उनकी हिंसा होगी। एंड एनिमिटी अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और राजनीतिक विरोधियों के प्रति उनकी दुश्मनी होगी। ये था साम्यवाद। इसके तीन क्या क्या स्टेजेस थे, चरण क्या थे। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो प्रेस है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, देखो इसको। बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय पोर्टुगीज इन गोवा इन 1557। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी, गोवा में 1557 ईस्वी में। इट पब्लिश्ड लिटरेरी वर्क, इसने साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन किया था। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज बंगाल गजेटियर बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन 1780। सबसे पहला अखबार जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में बंगाल गजेटियर, बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ब्रिटिशर्स ट्राइड टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। शुरू से ही ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने भारत में प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, अंग्रेजों ने शुरू से ही। इन 1799 1799 में वेलेस्ली इनेक्टेड प्रेस सेंसरशिप एक्ट। वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप एक्ट को लागू कर दिया। एज पर द एक्ट, इस कानून के अनुसार नो न्यूज़पेपर कैन पब्लिश एनी आर्टिकल विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। कोई भी अखबार किसी भी प्रकार के आर्टिकल को प्रकाशित नहीं कर सकता बिना अंग्रेज अधिकारियों की अनुमति के। इन 1823 1823 में जॉन एडम्स इनेक्टेड प्रेस रेगुलेशन एक्ट। जॉन एडम्स ने प्रेस रेगुलेशन एक्ट को लागू कर दिया। ही मेंटेन दैट इन केस ऑफ एनी आर्टिकल, उसने ये मेंटेन किया, ये बनाया, ये बताया कि किसी भी आर्टिकल के केस में पब्लिश अगेंस्ट ब्रिटिश, जो आर्टिकल ब्रिटिश लोगों के खिलाफ पब्लिश किया जाता है, विल लीड टू कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। वो उस छापे खाने पर कब्जा कर लिया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया जाएगा। समझ गए, बिना अनुमति के अगर प्रकाशित किया जाता तो। द इंडियन प्रेस वाज रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस बाय चार्ल्स मेटकॉफ इन 1835। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा जो भी इंडियन प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे वो सारे हटा दिए गए। ही केम टू बी नोन एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। उसे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से भी जाना जाने लगा। ऑल द रिलैक्सेशंस गिवन टू इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस को जितनी भी रिलैक्सेशन, जितनी भी छूट दी गई थी, वर एबॉलिश्ड बाय वायसरॉय लिटन हु इनेक्टेड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। वो वायसरॉय लिटन के द्वारा फिर से समाप्त कर दी गई, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू कर दिया। मतलब इसको जो लागू किया गया, प्रेस को जो स्वतंत्रता थी वो फिर से छीन ली गई। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज गिवन पावर। इस प्रोविजन के, इस कानून के प्रावधानों के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको ये शक्ति दी गई थी टू रिव्यू द फंक्शनिंग फॉर द वर्नाकुलर प्रेस विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, कि उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी वर्नाकुलर प्रेस जारी हैं उन सब की फंक्शनिंग की रिव्यू करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई थी। ठीक है। ही वॉज अलाउड टू सीज द प्रॉपर्टीज एंड आर्टिकल ऑफ द प्रेस। प्रेस के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी अखबार वगैरह हैं, या उसकी जितनी भी संपत्ति है, उसे अनुमति थी कि वो संपत्ति को सीज कर सकता था, कन्फिस्केट कर सकता था, कब्जे में ले सकता था। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस इट वाज आल्सो कॉल्ड एज गैगिंग एक्ट ऑफ प्रेस। भेदभावपूर्ण प्रावधानों के कारण ही इस कानून को गैगिंग एक्ट ऑफ प्रेस भी कहा जाता है, गलघोटू एक्ट बोला जाता है इसको। फॉर एग्जाम्पल, टू इवेड कन्फिस्केशन, उदाहरण के लिए कन्फिस्केशन, संपत्ति जब्त होने से बचने के लिए अमृता बाजार पत्रिका ओवरनाइट, अमृता बाजार पत्रिका है, उसने रातों रात शिफ्टेड टू इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम बंगाली, उसने बंगाली से इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशन करना शुरू कर दिया। लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, वो भारत में डिसेंट्रलाइजेशन के फादर माने जाते हैं।
विकेंद्रीकरण के। फाइनली इन 1882 अंततः 1882 में लॉर्ड रिपन रिपेल्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरू कर दिया। इन ऑर्डर टू चेक स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो बहिष्कार आंदोलन है उसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स इनेक्टेड 2 एक्ट्स, अंग्रेजों ने 2 और कानून पारित किए। द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908, 1908 में अखबार अधिनियम आया था, जिस अखबार अधिनियम में जो अपराध करने के लिए जो इंसाइटमेंट किया जाता था, उकसाव जो किया जाता था, उससे रिलेटेड प्रावधान थे। एंड इंडियन प्रेस एक्ट 1918 और 1918 में इंडियन प्रेस एक्ट भी आया। ये 2 कानून उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट को रोकने के लिए लागू किए थे। बोथ द एक्ट्स वर फुली ऑपरेशनल, दोनों जो एक्ट थे वो पूरी तरह से ऑपरेशनल थे, लागू किए गए थे। एवन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान भी दोनों कानून लागू थे। फाइनली अंततः ड्यू टू द परसुएजन ऑफ तेज बहादुर सप्रू इट वाज रिपील्ड इन 1925, तेज बहादुर सप्रू के मनाने पर ये जो दोनों एक्ट थे 1925 में रिपील्ड कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1930 वाज इनेक्टेड, प्रेस इमरजेंसी अधिनियम 1931 को लागू किया गया टू रिस्ट्रिक्ट नेशनलिस्ट आइडियाज, राष्ट्रवादियों के विचारों को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट 1951 वाज पास्ड, प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट 1951 पास किया गया। ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, भारत के सभी अखबारों के संपादकों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। एज सच, और इस प्रकार से कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर जी.एस. राज्याध्यक्ष, और जी.एस. राज्याध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी की स्थापना की गई। ऑन इट्स रिकमेंडेशन, इसकी अनुशंसा के आधार पर द एक्ट वाज रिपील्ड, इस कानून को रद्द कर दिया गया। एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज रिस्टोर्ड, और जो प्रेस की आज़ादी थी, स्वतंत्रता जो थी, वो रिस्टोर कर दी गई। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स में कैसे कॉलोनियलिज्म हुआ, क्या क्या स्टेजेस रही, उसके बारे में देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी विद प्रिंसली स्टेट्स 1740 टू 1765, 1740 से 1765 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संघर्ष किया प्रिंसली स्टेट्स के इक्वल आने में, जो रियासत थी उनके समान अपने आप को लेकर के आने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत संघर्ष किया। फर्स्ट यूरोपियन टू इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज फ्रेंच जर्मन डुप्लेक्स, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स पहला ऐसा यूरोपियन था जिसने प्रिंसली स्टेट्स के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी शुरू की थी। बट दिस स्ट्रेटेजी वाज मास्टर्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी थी, ये जो योजना थी, इस योजना के ऊपर महारत हासिल की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इन्होंने फिर शुरू कर दिया था किसी भी राजा के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करना, शुरू किया गया था फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स के द्वारा। स्लोली, धीरे धीरे दे चेंज देयर स्टेटस, उन्होंने अपनी स्टेटस को चेंज कर दिया टू द इक्वल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मतलब प्रिंसली स्टेट्स के बराबर आ गए थे अंग्रेज। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ वांडीवास एंड बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो प्रिंसली स्टेट्स के बराबर आ गए। द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है, या बफर स्टॉक्स भी बोला जा सकता है, बफर जोन भी बोला जाता है इसको। रिंग फेंस की क्या पॉलिसी थी, 1765 से 1813 तक इन्होंने इसको लागू किया था। ब्रिटिश अथॉरिटी क्रिएटेड ए बफर जोन अराउंड देयर पॉलिटिकल टेरिटरी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फॉरेन अटैक एज वेल एज लार्ज इंडियन पावर्स। अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी जो पॉलिटिकल टेरिटरी थी उसके चारों तरफ एक बफर जोन बनाना शुरू कर दिया था, जिसके माध्यम से वे अपने आप को विदेशी आक्रमणों से और जो बड़ी बड़ी भारतीय ताकतें हैं उनके आक्रमण से बचाने के लिए प्रोटेक्शन की गई थी, बफर जोन बनाया गया था। ठीक है, बफर जोन का मतलब ये मान लो कि इस एरिया में उनका पॉलिटिकल एंटिटी है, इस तरफ से आक्रमण न हो तो यहाँ पर भी उन्होंने काबू करना शुरू कर दिया, यहाँ से आक्रमण ना हो यहाँ पर काबू करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके उसने चारों तरफ पॉलिटिकल जो एंटिटी है उसके चारों तरफ बफर जोन बना दिया था ताकि वो सेफ गार्ड रहे। ठीक है, तो परस्यू दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए सब्सिडियरी अलायंस वाज यूज्ड, सहायक संधि का प्रयोग किया गया। फेज ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का क्या फेज था, 1813 टू 1857, 1813 से
1857 तक। विद द अराइवल ऑफ हेस्टिंग्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइड टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी इन इंडिया। हेस्टिंग्स के आने के बाद भारत सरकार ने भारत के ऊपर अंग्रेजी प्रभुसत्ता को स्थापित करने की कोशिश की। दे साइंड सेपरेट एग्रीमेंट्स, उन्होंने अलग अलग समझौते साइन कर लिए थे विद द प्रिंसली स्टेट्स के साथ, एंड नोट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी बट ऑन बाय क्लेमिंग दैट ब्रिटिश अथॉरिटी इज पैरामाउंट एंड सुप्रीम। ये समानता के आधार पर समझौते नहीं किए गए थे, ये इस आधार पर किए गए थे कि ब्रिटिश लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और पैरामाउंट समझते थे। इस आधार पर किए गए थे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, समझौता हम करेंगे। फ्रीक्वेंटली मोस्ट यूज्ड ब्रिटिश पॉलिसी टूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके बाद धीरे धीरे जो सबसे ज्यादा ब्रिटिश पॉलिसी इस समय यूज की गई थी वो ब्रिटिश पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। समझ के, लैप्स की नीति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था इसमें बफर स्टॉक क्रिएट करने के लिए, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की। फेज ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन का फेज आ गया था आपके 1857 से 1935 के बीच। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ये मेंटेन किया, बताया दैट देयर वुड बी एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड ब्रिटिश क्राउन विल डायरेक्टली अज्यूम द पावर इन इंडिया, कि अब कोई भी ऐसा प्रयास नहीं होगा जिसमें किसी भी राज्य को जीता जाए और वो ब्रिटिश टेरिटरी में मिलाया जाए, बल्कि अब भारत के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा, ये बताया उसने 1857 के बाद। मोरओवर क्वीन विक्टोरिया टुक द टाइटल ऑफ केसर हिंद एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876। इसके अतिरिक्त जो क्वीन विक्टोरिया थी उसने केसर हिंद का टाइटल अपने ऊपर ले लिया था, उपाधि दान कर ली थी 1876 में। केसर हिंद का मतलब एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भारत की साम्राज्ञी बन गई थी। इन 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंस वाज क्रिएटेड, चैम्बर ऑफ प्रिंस क्रिएटेड किया गया टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाया गया था 1921 में। इन 1927 में बटलर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू स्ट्रीमलाइन द रिलेशन बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो भी संबंध हैं उन संबंधों को एक धारा में लाने के लिए बटलर आयोग की नियुक्ति 1927 में की गई। फेज ऑफ इक्वल फेडरेशन का एक चरण आया। ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एन ऑल इंडिया फेडरेशन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से अंग्रेजों ने एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण करने की कोशिश की। राइट फ्रॉम द 1920s, ठीक 1920 से ही मास मूवमेंट स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो जन आंदोलन चल रहे थे 1920 से ही उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को प्रभावित करने की कोशिश की। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में दे क्रिएटेड द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1927। इस संबंध में 1927 में उन्होंने सबसे पहली राजनीतिक संगठन की स्थापना कर दी थी जिसका नाम था स्टेट पीपल ऑर्गेनाइजेशन। विद द एफर्ट्स ऑफ बलवंत राय, एम.एल. कोठारी एंड जी.आर. अभ्यंकर, एम.एल. कोठारी और बलवंत राय के प्रयासों से पहली राजनीतिक संगठन की स्थापना हो गई थी स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की। इन 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू प्रपोज्ड, लाहौर सेशन कांग्रेस का जो हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा टू मर्ज द फ्रीडम मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स विद द नेशनल मूवमेंट, बट इट वाज रिजेक्टेड, कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ भी नेशनल मूवमेंट को मिला लिया जाए आज़ादी के आंदोलन को, लेकिन बाद में इसको मना कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी, अपॉइंटेड जवाहरलाल नेहरू एज इट्स प्रेसिडेंट इन लुधियाना सेशन। लुधियाना सेशन में जवाहरलाल नेहरू को अपना एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में, सो एज टू मर्ज इट विद द नेशनल मूवमेंट, ताकि इसको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जा सके। याद रखना है जब भी लुधियाना सेशन की बात आएगी जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। फाइनली अंततः द मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स वाज मर्ज्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। जो प्रिंसली स्टेट्स में मूवमेंट चलाया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ मर्ज कर दिया गया था। पेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट्स, देखो पेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूपी किसान सभा,
इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह पहली आधुनिक कृषक संगठन था, स्टैब्लिश इन 1918, जिसे 1918 में स्थापित किया गया था। इट वॉज लेड बाय द लीडर लाइक गौरी शंकर मिश्रा, इंदिरा नारायण द्विवेदी एंड मदन मोहन मालवीय। इसको इन नेताओं के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसमें गौरी शंकर मिश्रा, इंदिरा नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय शामिल थे। दिस ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू हाईलाइट द ग्रीवेंसेस ऑफ पीजेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। इस यह ऑर्गेनाइजेशन किसानों के दुखों को, किसानों की समस्याओं को संवैधानिक तरीके से उजागर करना चाहती थी। आफ्टर द लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने के बाद सम ऑफ इट्स लीडर्स वांटेड टू सपोर्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके कुछ नेता ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करना चाहते थे एज सच, और इस प्रकार से इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अवध किसान सभा इन 1920। अवध किसान सभा की स्थापना हो गई 1920 में। किनके द्वारा की गई थी? उन लोगों के द्वारा की गई थी, उन नेताओं के द्वारा जो नेता नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सहयोग करना चाहते थे। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी। वी सपोर्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान किया, सहायता प्रदान की। विद द लीडर्स लाइक गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, केदारनाथ पांडे एंड माता बादल पांडे। ठीक है, इनके द्वारा इनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट प्रदान किया गया था। एका मूवमेंट चला था। एका आंदोलन क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, peasant mobilization was very active in some districts of UP like हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो किसानों का मोबिलाइजेशन था वो काफी ज्यादा सक्रिय था। किसानों की जो भागीदारी थी बहुत ज्यादा सक्रिय थी। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि हरदोई, बहराइच और सीतापुर, इनमें किसानों की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। इट वॉज इनिशिएटेड बाय अ लोकल लीडर मदारी पासी। ये एक स्थानीय नेता मदारी पासी के द्वारा शुरू किया गया था। एका मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट हाई रेट ऑफ रेंट एक्सट्रैक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड इंटरमीडियरीज। ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा और मध्यस्थ लोगों के द्वारा जो रेंट काफी ज्यादा लिया जा रहा था, वसूला किया जा रहा था, इसके खिलाफ ये आंदोलन था, एका मूवमेंट। पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। सभी जो सोसाइटी है, समाज के सभी वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। एंड दैट टुक रिजोल्व नॉट टू पे द इलीगल अमाउंट, और उन्होंने यह भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी अवैध अमाउंट को पे नहीं करेंगे। मोपला रिबेलियन 1920, 1920 के दशक में मोपला रिबेलियन हुआ था, मोपला विद्रोह। इट टुक प्लेस इन 1921 इन द मालाबार एरिया ऑफ केरला। केरला के मलाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। द मुस्लिम्स वर हाईली डिसअफेक्टेड बाय द हैवी रेंट। मुस्लिम जो थे वो काफी ज्यादा डिसअफेक्टेड थे। मुस्लिम लोग अप्रभावित थे, खुश नहीं थे। बाय द हैवी रेंट कलेक्टेड बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज, जो भारी कर ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा वसूला जा रहा था। थ्रू द हिंदू जमींदार्स नोन एज पोलीगर्स, हिंदू जमींदारों के माध्यम से, जिनको पोलीगर्स कहा जाता था। When Mopla refused illegal rent payment, British arrested their priest and leader Ali मुसलियार। जो अली मुसलियार है, उनका जो नेता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया जब मोपला लोगों ने मना कर दिया था इलीगल रेंट पेमेंट के लिए। ठीक है, अवैध किराए के लिए मना कर दिया था, तो उनके जो नेता था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ए रूमर स्प्रेड ऑल अक्रॉस मालाबार। पूरे के पूरे मालाबार में एक अफवाह फैला दी गई दैट कि नॉट ओनली मुसलियार हैज बीन अरेस्टेड, न केवल मुसलियार को अरेस्ट किया गया, बट आल्सो द फेमस मॉस्क ऑफ मुम्बरात हैज बीन डिस्ट्रॉयड, बल्कि जो मुम्बरात की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद थी उसको भी डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया गया है। ये अफवाह फैलाई गई थी। मोपला organized rebellion under कुन हमाद हाजी and started to attack on Hindu polygars। जो मोपला थे उन्होंने एक विद्रोह संगठित कर लिया था कुन हमाद हाजी के नेतृत्व में, और उन्होंने हिंदू पोलीगार्ड्स, हिंदू जमींदारों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। द मोपला रिबेलियन which started as an agrarian crisis took communal overtone in later phase। जो मोपला विद्रोह हुआ था, जो एक कृषि विद्रोह था, बाद में उस विद्रोह ने साम्यवादी विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में स्थापना की गई बाई एन जी रंगा एंड स्वामी सहजानंद सरस्वती।
एनजी रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की गई थी। इन 1935 1935 में सुरमा वैली ऑफ असम, असम की जो सुरमा वैली है, करुणा सिद्धू राय ऑर्गेनाइजर पीजेंट मूवमेंट, करुणा सिद्धू राय ने एक कृषक आंदोलन का संगठन संगठित किया था। इन 1935 1935 ओनली 1935 में ही उत्कल किसान सभा ऑर्गेनाइज ए पीजेंट मूवमेंट, उत्कल किसान सभा ने एक पीजेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर लिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मालती चौधरी के नेतृत्व में। एक उत्कल किसान सभा का आयोजन हुआ था। इन 1946 1946 में बक्सत मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार, बिहार में शुरू हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंदन शर्मा एंड राहुल सांस्कृत्यायन, इनके नेतृत्व में एक बक्सत मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी 1946 में। बक्सत लैंड वर दोज लैंड, बक्सत जो जमीन होती थी वो जमीन होती थी विच ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, जिनकी जो ऑक्यूपेंसी थी टेनेंट्स के पास थी, मोस्टली लॉस्ट टू जमींदार, जो जमींदारों को चली गई थी। जिनके मजदूर वो जो किसान थे वो मालिक होते थे और जमींदारों के पास चली गई थी, उस जमीन को बक्सत जमीन कहा जाता था। एंड ड्यूरिंग द डिप्रेशन ईयर्स बाय द वर्च्यू ऑफ नॉन पेमेंट, ठीक है, डिप्रेशन के दौरान नॉन पेमेंट की वजह से जो जमीन टेनेंट से जमींदारों को चली गई थी उसको बक्सत लैंड कहा जाता था। ठीक है। तेभागा मूवमेंट, तेभागा नाम से पता चल रहा तीन भाग का, ये कौन सा आंदोलन था? इट स्टार्टेड इन बंगाल, ये बंगाल में शुरू हुआ था। वेयर पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे द इलीगल अमाउंट इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स, जहां पर किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा जो अवैध राशि थोपी गई थी उसको पे करने से मना कर दिया था। दे मेंटेन दैट दे विल ओनली पे 1/3 ऑफ द अमाउंट। उन्होंने यह बताया कि वो केवल उस राशि का केवल 1/3 भाग ही देंगे। इट वॉज मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड सक्सेसफुल मूवमेंट, यह सबसे ज्यादा संगठित और सबसे ज्यादा सफल आंदोलन रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ इंडिपेंडेंस से पहले सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा संगठित रहा। राइज ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट की कैसे राइज हुई इसको देखेंगे हम। ठीक है। सोशलिज्म स्टार्टेड टू टेक शेप इन इंडिया, समाजवाद भारत में रूप धारण करने लगा था इन द थर्ड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के तीसरे डिकेड में, 1930 से प्रारंभ होकर के 39 तक समाजवाद यहाँ अपना रूप लेने लग गया था। द ग्रेटेस्ट इनिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशलिस्ट थॉट इन इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू, सबसे ज्यादा बड़े प्रारंभिक प्रतिनिधि समाजवादी विचारों के व्यक्ति भारत में जवाहरलाल नेहरू थे। लेटर इन 1934, बाद में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो थी वाज क्रिएटेड, उसको क्रिएट किया गया, बनाया गया बाय आचार्य नारायण देव, जेपी नारायण एंड मीनू मसानी के द्वारा। ठीक है। इनके द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय एम एन रॉय इन 1920, एम एन रॉय के द्वारा 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, सीपीआई की 1920 में, और इसी के ऊपर बैन भी लगाया गया था एट ताशकंद, ताशकंद में की गई थी। द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ दिस पार्टी वाज मेड बाय सत्यभक्त इन 1924 एट कानपुर, इस पार्टी की स्थापना की जो औपचारिक घोषणा थी वो सत्यकांत के द्वारा 1924 में कानपुर में की गई थी। अदर कम्युनिस्ट पार्टीज कौन कौन सी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी? लेबर स्वराज पार्टी ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेबर स्वराज पार्टी, इट वाज क्रिएटेड बाय पीपल लाइक मुजफ्फर अहमद, नजरुल इस्लाम एंड हेमंत कुमार सरकार, ये इन लोगों के द्वारा क्रिएटेड की गई थी, जैसे कि मुजफ्फर अहमद हो गया, नजरुल इस्लाम हो गया, हेमंत कुमार सरकार हो गया। दूसरी पार्टी कौन सी थी? इन 1928 1928 में वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना की गई। अम्बेडकर वाज एसोसिएटेड विद दिस पार्टी, अम्बेडकर इस पार्टी से संबंधित है। वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग फॉलोइंग पार्टीज, निम्नलिखित पार्टीज को मर्ज करके ये पार्टी क्रिएट की गई थी। कौन कौन सी पार्टी को मर्ज किया गया था? कांग्रेस स्वराज पार्टी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे की कांग्रेस स्वराज पार्टी, कीर्ति किसान पार्टी ऑफ पंजाब, लेबर स्वराज पार्टी ऑफ मद्रास, इन तीन पार्टियों को मर्ज करके वर्कर एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना 1928 में की गई थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, शुरू से ही जो अंग्रेज थे वो भारत में जो साम्यवाद के उसको प्रसार को लेकर के विरोध में थे।
दे स्टार्टेड सेवरल कंस्पिरेसी केस, उन्होंने बहुत से कंस्पिरेसी केस शुरू कर दिए थे, षड्यंत्र केस लगाने शुरू कर दिए थे। तो अरेस्ट कम्युनिस्ट लीडर, साम्यवादी नेताओं को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, विच इनक्लूड्स पेशावर कंस्पिरेसी केस ऑफ 1922, जिसमें 1922 में पेशावर कंस्पिरेसी केस शामिल था। कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस 1924 में शामिल था। 4 इंपोर्टेंट लीडर्स अरेस्टेड इन कानपुर बोल्शेविक, कानपुर के बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस में 4 महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वो नेता थे मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी एंड S.A. डान। ये 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। मेरठ कंस्पिरेसी केस 1929 में लगाया गया। 32 प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर्स वर अरेस्टेड, 32 प्रसिद्ध साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, विच इंक्लूडेड 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स, जिसमें 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स भी शामिल थे। मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स भी, भारत में जो मेरठ कंस्पिरेसी केस हुआ था उसमें 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। कौन कौन से थे? बैन ब्रैडले, फिलिप्स प्रैट एंड लिस्टर हचिंसन। ये 3 ब्रिटिशर्स गिरफ्तार कर लिए गए थे। इन 1934, 1934 में व्हेन ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड CPI एज इलीगल, जब ब्रिटिशर्स ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इलीगल घोषित कर दिया, इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय PC जोशी। इसे PC जोशी के द्वारा रीऑर्गेनाइज कर लिया गया। एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत में CPI डिक्लेयर्ड इट टू बी इंपीरियलिस्ट वॉर। CPI ने इसको एक साम्राज्यवादी युद्ध घोषित कर दिया। बट वेन जर्मनी इन्वेडेड रशिया, लेकिन जब जर्मनी ने रशिया के ऊपर आक्रमण कर दिया, CPI चेंज इट्स स्टैंस। CPI ने अपने इस बात को बदल लिया एंड डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड वार सेकेंड एज पीपल्स वार, की जो वर्ल्ड वार सेकेंड है वो लोगों का, राष्ट्रों का युद्ध है। दे स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटिश एंड इंटर्न इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए लीगल पार्टी। उन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसके बदले में उसको एक कानूनी पार्टी या वैध पार्टी घोषित कर दिया गया। पहले तो इलीगल घोषित कर दी, सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो लीगल घोषित कर दी। CPI डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। PC जोशी की पार्टी थी ये। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। भारत में ट्रेड यूनियंस का कैसे डेवलपमेंट हुआ इसको देखो। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1853 एंड द फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन रिसरा नियर कलकत्ता इन 1855। पहली सूती मिल भारत में बॉम्बे में 1853 में स्थापना की गई और पहली जो जूट मिल थी उसकी स्थापना रिसरा में स्थापित की गई थी, कलकत्ता में है जो 1855 में स्थापना की गई जूट मिल की। सूती मिल 1853 में बॉम्बे में, जूट मिल रिसरा में, कलकत्ता में 1855 में। द फर्स्ट जर्नल ऑन वर्कर्स राइट, मजदूरों के अधिकारों के ऊपर जो पहली जर्नल थी वाज श्रमजीवी, वो उसका नाम था श्रमजीवी, पब्लिश बाय शशिपदा बनर्जी इन 1870। शशिपदा बनर्जी के द्वारा 1870 में उसको प्रकाशित किया गया था। लेटर इन 1880, बाद में 1880 में MN लोखंडे रोट दीन बंधु, MN लोखंडे ने दीन बंधु लिखा। ही आल्सो क्रिएटेड फर्स्ट वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने मजदूरों की पहली जो संगठन की भी स्थापना की थी। कौन सा संगठन था वो? दैट इज बॉम्बे हिल्स, बॉम्बे मिल्स एंड मिल हैंड एसोसिएशन 1891। ये पहले मजदूरों का संगठन था जिसने उसकी स्थापना कर दी थी। इन 1920 1920 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज क्रिएटेड। ऑल अखिल भारतीय, ठीक है, व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑल AITUC बोला जाता है इसको, इसकी स्थापना की गई थी। बाय 1930 1930 तक एन आइडियोलॉजिकल फैक्शनलिज्म हैपेंड इन AITUC, ठीक है। 1930 तक एक विचारधारा का गुट इस AITUC में बन गया था, मतलब विचारधारा के आधार पर इसका बंटवारा हो गया था। वन सेक्शन वांटेड टू एफिलिएट इट विद द ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक सेक्शन ऐसा था जो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से संबंध करना चाहता था, सिचुएटेड एट मॉस्को, जो मॉस्को में था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उससे संबंध रखना चाहते थे। एंड अदर्स वांटेड टू एफिलिएट इट विद द इंटरनेशनल पार्टी सिचुएटेड एट जिनेवा, और दूसरे जो लोग थे इस संस्था को एक इंटरनेशनल बॉडी जो जिनेवा में थी उससे एफिलिएट करना चाहते थे, मतलब अलग अलग के सदस्य लेना चाहते थे। As such, AITUC was divided into Red Trade Union and All India Trade Union Federation। इस प्रकार से जो AITUC थी उसको 2 भागों में बट गई थी वो।
जिसे रेड ट्रेड यूनियन और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन कहा जाता है, इन दो भागों में बट गई थी 1938 में ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड जेपी नारायण। 1938 में जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयासों से द अबव टू ऑर्गेनाइजेशन गॉट मर्ज विद ईच अदर। दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे में मर्ज होगी, मिल गई थी। कैपिटलिस्ट इन इंडिया, भारत में कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग कौन कौन से थे? क्या है कैपिटलिस्ट? द कैपिटलिस्ट क्लास स्टार्टेड टू इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान भारत में उभर कर सामने आना शुरू हो गई थी। स्वदेशी मूवमेंट गेव ह्यूज इम्पिटस। जो स्वदेशी मूवमेंट था उसने बहुत ज्यादा प्रेरणा दी थी टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, भारतीय निर्माणकर्ताओं को, इन द एरिया लाइक कॉटन एंड एयर आयरन इंडस्ट्रीज। कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भारतीय निर्माणकर्ताओं को काफी ज्यादा प्रेरणा दी थी स्वदेशी मूवमेंट ने, ताकि वो खुद बनाने लग गए थे। बड़ी बड़ी चीजें नहीं ले रहे थे जो ब्रिटेन से आई थी, खुद निर्माण करने लग गए थे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आल्सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेनिफिटेड। जो घरेलू निर्माण क्षेत्र जो था, वर्ग जो था, सेक्टर जो था, उसको लाभ हुआ था ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स जो थी वो भारत में उनकी कमी हो गई थी। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय द एलिंग, एलिंग का मतलब बीमार, टाटा स्टील कंपनी, जो टाटा स्टील कंपनी बीमार थी। बीमार क्यों थी? क्योंकि उत्पादन बहुत कम हो रहा था उसमें। जो टाटा स्टील कंपनी थी वाज गिवन लाइफ लाइन, उसको लाइफ लाइन दे दी गई, जीवन दान दे दिया गया विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेसोपोटामियन रेल वैगन प्रोजेक्ट ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों का जो मेसोपोटामियन रेल वैगन प्रोजेक्ट था उसके द्वारा लाइफ लाइन दी गई, इसके साथ इसका एग्रीमेंट हो गया था। बोथ स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर नॉट सपोर्टेड बाय द मेजर कैपिटलिस्ट इन इंडिया। दोनों स्वदेशी और असहयोग आंदोलन जो था वो भारत में बहुत से मुख्य पूंजीपतियों के द्वारा उसको समर्थन नहीं दिया गया। After the end of non-cooperation movement, capitalists decided to create their own organization in 1927. 1927 में प्रथम ये जो असहयोग आंदोलन है उसकी समाप्ति के बाद जो पूंजीवादी लोग थे उन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोलने का फैसला किया था 1927 में। दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। ठीक है, फिक्की की स्थापना कर ली थी अपनी खुद की। ठीक है, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीपी बिरला, जीडी बिरला, जॉन मथाई, अर्देशी दलाल, इनके प्रयासों के द्वारा इन्होंने फिक्की की स्थापना हुई थी। और फिक्की क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हो गई थी। ये कैपिटलिस्ट लोग थे, इन्होंने समर्थन नहीं किया स्वदेशी आंदोलन में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिक्की, फिक्की के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भेल, गेल, सेल, इनका। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन मासेस, जनता में संसाधनों का समान रूप से बंटवारा किया गया, वर्गीकरण किया गया। फाइनेंशियल एंड मोरल सपोर्ट टू द नेशनल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, गांधी के नेतृत्व के अंतर्गत इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को नैतिक और फाइनेंशियल सपोर्ट किया, वित्तीय समर्थन मिला। इन 1944 1944 में दे कम अप विद बॉम्बे प्लान, ये सभी मिलकर बॉम्बे प्लान के साथ आए एंड डिक्लेयर्ड देयर एक्सटेंसिव सपोर्ट टू द कोऑपरेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, और बैंकों के कोऑपरेटाइजेशन के लिए, समितियों के लिए इन्होंने अपना पूरी तरह से विस्तृत समर्थन दिया था इन लोगों ने। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज, और जो वित्तीय संस्थान है और जो उद्योग हैं इनको उन्होंने अपना पूरा पूरा सहयोग दिया था। वो चाहे जो सहयोग है वो वित्त के मामले में हो या कोऑपरेटाइजेशन के मामले में हो। कोऑपरेटाइजेशन का मतलब क्या था? संगठन के मामले में। दिस इज अवर लास्ट टॉपिक आई थिंक, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, औरतों का क्या योगदान रहा है। मातंगिनी हजरा, इसको बूढ़ी गांधी भी बोला जाता है। ठीक है, शी वाज एन ओल्ड लेडी फ्रॉम बंगाल, बंगाल से वो बूढ़ी औरत थी। हूँ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसने सक्रिय रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। एंड वाज जेल्ड फॉर ब्रेकिंग द साल्ट लॉ, और नमक कानून तोड़ने के लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट
She led a procession of 6,000 supporters and marched towards तमलुक पुलिस स्टेशन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसने 6,000 समर्थकों के एक जुलूस को तमलुक पुलिस स्टेशन की ओर लेकर के चली गई। वे शी वाज शॉट डेड बाय द ब्रिटिश, जहां पर उसे अंग्रेजों के द्वारा शॉट डेड कर दिया गया, गोली मार दी गई। जब इसको गोली मारी गई ना, ये भारतीय तिरंगे को उठाए खड़ी हुई थी, तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया था इसने, इसलिए इसका मेंशन आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, और बहुत ही बूढ़ी थी बेचारी, इसलिए इसको, उसका नाम मातंगिनी हाजरा था। और जितना सपोर्ट गांधी जी ने किया है उतना सपोर्ट इसने का है, इसलिए इसको संज्ञा दी गई बूढ़ी गांधी की। कर्नाटका बरुआ। शी वॉज ए 17-year-old गर्ल, वो 17 साल की एक लड़की थी, फ्रॉम गोमपुर, गोमपुर से, एरिया ऑफ असम, असम का एरिया था ये। कर्नाटका बरुआ नाम था, कनकलता बरुआ। ठीक है, इट्स स्लिप ऑफ टंग। शी ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोसेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसने एक जुलूस का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बट शी वाज शॉट डाउन बाय द ब्रिटिश, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उसको गोली मार दी गई। इन पॉपुलर कल्चर शी इज नोन एज बीरबाला। ठीक है, लोकप्रिय संस्कृति में उसको बीरबाला के नाम से जाना जाता है, कनकलता बरुआ को। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। शी वॉज वन ऑफ द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। वो इंडियन नेशनल आर्मी की एक कैप्टन थी, रानी झांसी रेजिमेंट की कैप्टन थी वो। शी वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड ड्यूरिंग द आईएनए ट्रायल। उसे आईएनए ट्रायल के दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको मुकदमा चलाया गया। शी वॉज इम्प्रिजन ओनली टू बी रिलीज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसे केवल आज़ादी के बाद ही रिहा किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय। शी वॉज फ्रॉम मैंगलोर, मैंगलोर से थी वो। एंड ए सोशल रिफॉर्मर, और समाज सुधारक थी, एजुकेटर्स, शिक्षाविद थी, एंड कल्चरल एक्टिविस्ट, और सांस्कृतिक सक्रियवादी थी। शी पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी वॉज अवार्डेड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। आज़ादी के बाद उसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया। अरुणा आसफ अली। शी वॉज बोर्न एज अरुणा गांगुली। उसका जन्म अरुणा गांगुली के रूप में हुआ था। एंड मैरिड आसफ अली, और आसफ अली से उसने शादी कर ली थी, बाद में डिस्कस कर ली, इन 1928, 1928 में। शी वॉज एन एजुकेटर एंड पॉलिटिशियन। वो एक शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थी। शी टॉट एट गोखले मेमोरियल स्कूल इन कलकत्ता। उसने गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता में पढ़ाया। ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान शी वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को शी होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट गोवालिया टैंक। उसने गोवालिया टैंक में ट्राई कलर को, भारतीय झंडे को फहराया था, टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की शुरू करने के लिए, बताने के लिए। शी आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड मूवमेंट एट कांग्रेस एंड कांग्रेस रेडियो। उसने अंडरग्राउंड मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था, कांग्रेस रेडियो की भी उसने ऑर्गेनाइज किया था। सुचेता कृपलानी। शी वॉज आल्सो ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। वह भी अंडरग्राउंड एक्टिविटी की ऑर्गेनाइजर थी। एंड कांग्रेस रेडियो की ऑर्गेनाइजर थी। ड्यूरिंग पार्टीशन, विभाजन के दौरान से अकम्पनीड गांधी टू नोआखली। पार्टीशन के दौरान वो गांधी जी के साथ नोआखली में गई थी। शी वॉज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो संविधान सभा की भी सदस्य थी। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। और आज़ादी के बाद वो यूपी की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजनी नायडू। शी वॉज आल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उसे भारत की बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। शी रोट मैनी पोइम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसने अंग्रेजी भाषा में बहुत सी कविताएं लिखी। द मोस्ट फेमस वाज बाजार ऑफ हैदराबाद। सबसे प्रसिद्ध जो उसकी कविता है बाजार ऑफ हैदराबाद है। शी वॉज एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ स्वदेशी आंदोलन में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब में इसने भाग लिया था। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1925। 1925 में वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी कांग्रेस की। एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, यूपी। ठीक है, और वो पहली महिला गवर्नर थी भारत के किसी भी स्टेट की, यूपी की थी वो। ठीक है, ये कुछ मैगजीन और बुक्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग ना याद करनी पड़े, जैसे युगंतर बरेंद्र घोष ने, ठीक है, संध्या पत्रिका,
ठीक है। ब्रह्म बंदोपाध्याय ने इसको तोफ्त उल मुवद्दीन राम मोहन राय की है। संवाद कौमुदी भी राम मोहन राय की है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र सागर की है। सत्यार्थ प्रकाश वेद भाष्य एंड वेद भाष्य भूमिका दयानंद सरस्वती की है। द अथीस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ M.G. रानाडे के द्वारा लिखी गई। सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर की है। असबाब भगवत हिंद सर सैयद अहमद खान की है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान की है। रास गुप्तार दादा भाई नौरोजी। इंडियन मायरर देवेंद्र नाथ टैगोर। बंगाली गिरीश चंद्र घोष। अमृता बाजार पत्रिका शिरीष कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। केसरी एंड मराठा, इसको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। देशेर कथा सखाराम गणेश देउस्कर। मैजनी चरित्र V.D. सावरकर। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ। सर्कुलर आज़ादी रामनाथपुरी। फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा। ठीक है। इसके बाद जो हिस्ट्री का सिलेबस था, ठीक है, वो यहाँ तक खत्म हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस अभी भी बाकी रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी बाकी है। ठीक है। जो इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस था वो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ खत्म हो गई।